गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कर लिया था और मान के चलता हूँ कि आपने भी पढ़ लिया होगा वो। कोई डाउट है उसके अंदर क्या सलोनी, कोई डाउट है सलोनी? नो सर। अब देखो, मैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल नहीं करा रहा अभी, दूसरा परफॉर्मा है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का, और हाफ हमारे प्री बोर्ड आने वाले हैं। आज मैं आपको कराऊंगा रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस देखिए, हमारे फाइनेंशियल टूल्स होते हैं जिसके बेस पे हम ये बता पाते हैं कि हमारी कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट क्या क्या हैं। हमें किसी के साथ भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है, और आपको पता है यूजर्स में इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स दोनों होते हैं। इंटरनल यूजर्स में ऑनर मैनेजमेंट होती है, एक्सटर्नल यूजर में आपके एम्प्लॉइज, बैंक्स, गवर्नमेंट, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं। अब ये आपकी शक्ल पर आपकी कंपनी में पैसा नहीं लगाते, या आपकी शक्ल से ये आपके साथ बिजनेस डील नहीं करते, ये आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बिहाफ के ऊपर आपकी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। यानी कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और उसे बोलें कि भाई मेरा तो बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहता है, तो वो कहेगा सर एक बार एंडोस्कोपी करा लो। तो एंडोस्कोपी उसका एक टूल हुआ। मैं कहता हूं सर मुझे बार बार फीवर चढ़ता है, बार बार उतरता है, वो कहता है टाइफाइड टेस्ट या सीबीसी करा लो, कंप्लीट ब्लड काउंट करा लो। आप कराता नहीं कराता? तो यहां पर भी अब हम अकाउंट्स में जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जिसके हिसाब से हमें यह पता लगेगा कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट और कहां वीक पॉइंट है, और जहां हमें वीकनेस लग रही है कंपनी के फाइनेंशियल्स में उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। यू गॉट माई पॉइंट बेटा? वंश समझ आ रहा है? तो जो हमारे फाइनेंशियल टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फाइनेंशियल टूल्स एक होता है सबसे पहले जो आपकी किताब में है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। दूसरी है आपकी रेशो एनालिसिस, और तीसरी है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th में। और आपके सिलेबस में ये इस बार डिलीट कर दिया गया है, कॉमन साइज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कॉमन साइज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है, राइट। तो पहला चैप्टर हो गया आपका। दूसरा चैप्टर थ्योरी का है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सेम उसके यूजर्स वो खुद कर लेना तुम, क्योंकि वो उसके अंदर ऑब्जेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन वही होती है जो अकाउंट्स की लिमिटेशन होती है। तो वो दो चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो है वो आपका थ्योरी का है, एक बार पढ़ लेना उसे, सबसे एंड में कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी। तीसरा चैप्टर आपकी बुक का है कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव, जो कि आपके सिलेबस में से डिलीट हो गया है। अब हम सीधा चैप्टर नंबर 4 पे जंप कर रहे हैं, दैट इज रेशियो एनालिसिस। अवनी गुप्ता, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चौथा चैप्टर कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस। पहले ये उतार लो, क्योंकि 1 मार्कर का सवाल आता है कि आपके कौन कौन से फाइनेंशियल टूल्स हैं। आपके कौन कौन से फाइनेंशियल टूल है? नंबर 1 कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपके फाइनेंशियल टूल्स भी होते हैं। मानवी जिंदल, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। सानवी बेटा, आ रहा है आवाज? यस सर। ओके, तो चलिए इसके बाद अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या है? हमारी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। सर क्या मतलब हुआ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का? एक बात बताइए, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 97.4 होता है कि नहीं होता? तो ये 97.4 क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही तो है। हमारा बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल 120/80 होता है, ये हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि नहीं है? तो रेशियो एनालिसिस भी एक तरह का क्या है? हमारी बिजनेस का मैथमेटिकल
एक्सप्रेशन है। हाँ जी रख दे बेटा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब सपोर्ट दे दिया ना, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। रेशो क्या है मेरी, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो किस किस में आएगी। रेशो जो होती है प्योर रेशो, नंबर 2 टाइम्स में आएगी, नंबर 3 परसेंटेज में आएगी। हाँ सर्वर, हाँ बोलो बेटा, कोई बात, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैंने रेशो शुरू करी है। तो बेटा क्या आती है, प्योर रेशो होती है, टाइम्स में आती है और परसेंटेज में आएगी। अगर आप इसका जैसे कहते थे ना, हम एरिया निकालते थे तो उसके साथ स्क्वायर लिखना पड़ता था, और जब हम वॉल्यूम निकालते थे तो उसके साथ क्यूब लिखना पड़ता था। याद है प्रीशा बंसल? यस सर। जैसे जो परसेंटेज वाली रेशो होगी उसके साथ परसेंटेज लिखना है, और जिसके साथ टाइम्स में लिखना वो बताऊंगा कौन सी होती है। हमारी 3 तरह की रेशो आती है, प्योर रेशो, टाइम्स में आती है और परसेंटेज में आती है। ये क्या क्या आती है ये मैं बताता हूं आपको। तो रेशो एनालिसिस एक इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो प्योर बनेगी या टाइम्स में आएगी या आपकी परसेंटेज में आएगी। अब आ जाओ, अब हमने रेशो को मेजर 4 कैटेगरी में डिवाइड करा। जैसे हमारा बॉडी पूरी लोअर एब्डोमिनल अपर एब्डोमिनल है कि नहीं है, इस तरह हमने पूरे बिजनेस को 4 टेरिटरी में रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 टेरिटरी में डिवाइड करा। रेशो कितनी तरह की होती है हमारी, रेशो फर्स्ट टाइप ऑफ रेशो इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो। सेकंड टाइप ऑफ रेशो इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। थर्ड टाइप ऑफ रेशो इज कॉल्ड एक्टिविटी रेशो, या इसे हम टर्नओवर रेशोज भी बोलते हैं। एंड द लास्ट टाइप ऑफ रेशो इज कॉल्ड, जिसके लिए हम धंधा करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये बात समझ में आ गई? 4 तरह की हमारी मेन रेशो हुई, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो, या चौथी रेशो है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अवनी गुप्ता आवाज आ रही है? ख्वाहिश शर्मा? यस सर। यस। आप आज ऑनलाइन, ख्वाहिश शर्मा आप ऑफलाइन क्यों नहीं आए आज? सर तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है, चलिए अब आ जाइए। सबसे पहले ये 4 मेजर रेशो हैं, इन 4 मेजर रेशो में डिफरेंट डिफरेंट तरह के फार्मूले हैं। फार्मूले, इसकी रेशो की ऑब्जेक्ट और सिग्निफिकेंस भी आपको आना चाहिए। ये नहीं कि खाली फार्मूले रट लिए और रेशो एनालिसिस हो गया। मैं आपको इसका ऑब्जेक्ट, उसका सिग्निफिकेंस सब बताऊंगा, क्यों होता है ये भी सब बताऊंगा, राइट? चलिए सबसे पहले हम रेशो करते हैं शॉर्ट टर्म, अंडरलाइन द वर्ड सोल्वेंसी रेशो। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो। सबसे पहले हम इसका मतलब जानेंगे। सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं सॉल्वेंसी। आपने 11th के अंदर 2 वर्ड पढ़े, सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? व्हेन ए कंपनी और ए पर्सन आर एबल टू पे इट्स डेट्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। व्हेन ए पर्सन, अ कंपनी आर एबल टू पे इट्स डेट्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो कंपनी या पर्सन अपनी लायबिलिटी को देने के लिए सक्षम हो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। व्हेन ए पर्सन और ए कंपनी आर नॉट एबल टू पे इट्स डेट्स इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। जो पर्सन या कंपनी अपनी लायबिलिटीज को नहीं चुका पाता उसे हम अकाउंटिंग की भाषा में
दिवालिया बोलते हैं, दिवालिया। इसका दिवालिया निकल गया, दिवाली आ रही है, दिवालिया निकल गया, दिवाला निकल गया, राइट। तो सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि हम यहां पर ये चेक करने लगने जा रहे हैं कि कंपनी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट है कि नहीं है। सर शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ कि जो व्हेन अ कंपनी और अ पर्सन आर एबल टू पे इट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पे करने के लिए कैपेबल है, उस रेशो को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। प्रीशा बंसल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो का मतलब हुआ व्हेन अ पर्सन और अ कंपनी आर एबल टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। अब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन में कौन कौन से आते हैं? करंट लायबिलिटी आती है कि नहीं आती शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन में? क्योंकि करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स। यू गॉट माय पॉइंट? अब नहीं समझ में आ रहा है? मानवी, सानवी समझ आ रहा है बेटा? यस सर। ओके। अब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब आ गया समझ में? हाँ जी अर्नब सतीजा। इसके अंदर दो तरह की रेशो बनाई गई चेक करने के लिए, भी मैं बताऊंगा क्यों बनाई गई, रीजन भी बताऊंगा कि ये फार्मूला क्यों ड्राइव हुआ, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑफ फार्मूला ड्राइव। तो पहली रेशो थी आपकी करंट रेशो एंड दूसरी रेशो थी आपकी इस रेशो को हम लिक्विडिटी रेशोज भी बोलते हैं। इस रेशो को हम शॉर्ट टर्म रेशो को, सॉल्वेंसी रेशो को हम लिक्विडिटी रेशो भी बोलते हैं। इसमें दो तरह की रेशो आई, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। प्रिशा गान्या समझ आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। क्रिस सहगल, महक यादव, यस सर। आइए अब हमारी जो रेशो आई अगली, वो रेशो आई करंट रेशो। करंट रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यही रिलेशन क्यों बना, यही रिलेशन क्यों बना, इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूं। यही फार्मूला क्यों ड्राइव हुआ करंट रेशो का, द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। देखिए एक चीज बताइए, मैं कॉमन सेंस की बात करता हूं। अब आपने 1.5-2 साल हो गए अकाउंट्स पढ़ते हुए। एक चीज बताइए, अगर मैं, मेरे को, आई एम ए सप्लायर ऑफ द गुड्स और वंश गुप्ता मेरे से माल खरीदना चाहता है। प्रीशा बंसल मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। वंश गुप्ता मेरे से गुड्स परचेज करना चाहता है और मैं इसे जानता नहीं हूं। ये कहता सर मुझे क्रेडिट पे माल चाहिए। तो मैं ये देखूंगा कि भाई अगर मैंने वंश गुप्ता को माल दे दिया, बेच दिया, तो क्या ये मुझे पैसे देने के लिए कैपेबल है या नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट सानवी? यस सर। अच्छा अब मैं अभी रेशो की बात नहीं कर रहा। अब ये बताओ वंश गुप्ता जी, आपको मेरे से माल चाहिए। मैंने कहा, आप आए मेरी दुकान पर, आपने कहा सर मुझे गुड्स चाहिए उधार पे, कुछ उधार कुछ नगद। नगद वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने मेरे से उधार में माल मांगा। मैंने कहा सर पहले अपने फाइनेंशियल दिखा दीजिए। आपने मेरे को अपने आप पे मेरे को अपना P&L और बैलेंस शीट, दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने मुझे वो दे दी। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि वंश गुप्ता को जो मैंने माल बेचा, वंश गुप्ता मुझे पैसे देगा, देगा कि नहीं देगा इस माल के? 1 महीने के बाद देगा, 45 डेज बाद देगा, 60 डेज बाद देगा, या 90 डेज बाद देगा, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। वंश गुप्ता मेरे को किस रिसोर्स से पैसे देगा? जो इसके पास कैश इन हैंड होगा, या जो इसके पास कैश एट बैंक होगा, या जो ये इन्वेंट्री बेचेगा उससे पैसे देगा, या जो इसने डेटर से पैसे लेने हैं उससे पैसे इकट्ठे करके पैसे देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सब किस चीज के पार्ट है? आपके करंट एसेट्स के पार्ट है कि नहीं है? क्या ये अपनी गाड़ी बेच के पैसे देगा? क्या ये अपनी फैक्ट्री की बिल्डिंग बेच के पैसे देगा? क्या ये अपनी दुकान बेच के पैसे देगा? एंड दिस टाइप ऑफ एसेट इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स, प्लांट प्रॉपर्टी, टेंजिबल एसेट। प्रीशा बंसल मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर।
तो मुझे अगर वंश को माल बेचना है तो मैं वंश की क्या देखूं? अगर ये मैं गुड्स का सप्लायर हूं मैं इसका, तो मुझे इसकी फिक्स एसेट से कोई लेना देना नहीं है। इवन एक एग्जांपल मैं बहुत अच्छा देता हूं, आप लोग मेरे से ट्यूशन पढ़ते हैं, आपने मुझे फीस दी, मुझे नहीं पता आपके पास जैगुआर है, मुझे नहीं पता आपकी जनकपुरी में कोठी 500 गज की है, भाई मुझे तो अपनी फीस से मतलब है। तुम जैगुआर बेच के तो मुझे पैसे नहीं दोगे, या अपनी कोठी बेच के तो पैसे नहीं दोगे, तुम मुझे पैसे कहां से दोगे? जो सैलरीड पर्सन है उनके फादर मदर की सैलरी आएगी, और जो बिजनेसमैन होंगे उनके पास जो माल बेच के पैसा जो दुकान से कमाते हैं उसी से पैसा देंगे वो। तो बताइए जो दुकान से रूटीन में चीजें चल रही हैं वो आपकी करंट एसेट्स होती है कि नहीं होती? एंड करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड टू कैश विद इन 12 मंथ्स। तो बताइए ये रिलेशन प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट था, ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन थी कि नहीं थी? इसको पे करने के लिए मेरे पास कौन से रिसोर्स थे? क्या मेरे पास रिसोर्स नॉन करंट एसेट था? नहीं। नॉन करंट एसेट को बेच के तो मैं, क्योंकि नॉन करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मैंने एक बार लगाया उसकी एंजॉयमेंट बार बार करी, मेरे पास रिसोर्स क्या था? मुझे इसको पे करने के लिए वंश को, अगर वंश से मुझे पैसे लेने हैं तो मुझे इसकी करंट लायबिलिटी, तो जो मैंने पैसा लेना है वो करंट लायबिलिटी है कि नहीं है इसके लिए? ये मुझे किस रिसोर्स से पैसे देगा? क्या नॉन करंट एसेट से देगा? नो। क्या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से पैसे देगा? नो। करंट एसेट से पैसे देगा। तो इसलिए रिलेशनशिप बना शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का, करंट रेशियो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बताइए प्रीशा, कैसे समझ आ गया कि नहीं रीजन इसका? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। हमें फार्मूले को रटना नहीं है, हमें फार्मूले को समझना है, राइट? अवनी सानवी समझ आ गया बेटा? यस सर। संभव गुप्ता समझ आ गया? और आपको पता है आपने बैलेंस शीट याद कर ली है, आपने बैलेंस शीट याद कर ली है। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स क्या था? कार इतनी तेज चलाओ सुन हो जाओ, ये था कि नहीं था? सी फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेंट्री, टी फॉर ट्रेड रिसीवेबल, सी फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एस फॉर शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, एंड ओ फॉर अदर करंट लायबिलिटी। डिवाइड बाई एस्टोस, एस्टोस शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बताइए प्रीशा समझ आ गया कि नहीं आ गया? ख्वाहिश? अब ये बताओ, अगर हम बैलेंस शीट याद ना करते गुप्ता जी तो आज हम इसमें दिक्कत होती कि नहीं होती? अगर हमें इसके कंटेंट याद ना होते तो हमें दिक्कत आती कि नहीं आती? वंश, अंश एंड वंश दोनों को समझ आ गया? पार्थ गुप्ता जी, हार्दिक अग्रवाल जी, चले खन्ना साहब आगे चलो। अब इसमें सलोनी बेटा मैंने ये पहली रेशो स्टार्ट की है, डेट इज द करंट रेशो। 2 मिनट में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। हाँ जी, अच्छा वीडियो में देख ली थी, चलो फिर भी आपको याद हो जाएगा ना ये। द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। पार्थ तू थोड़ा इधर हो जाओ, उसको दिखेगा नहीं बेटा। हाँ, ये अपनी चेयर थोड़ी सेंटर में कर ले बेटा सलोनी, या इस पे बैठ जाए, ये बैठ जाए ना, लेफ्ट हैंडर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। वंश ये बात समझ में आ गई? अब यहां पर आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है, 2 इंपॉर्टेंट बातें, स्पेशल पॉइंट ध्यान में रखना है। आइए, क्या इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? अब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर, मतलब इस बात को कीप इन माइंड। अपने दिमाग में रखनी है करंट रेशो निकालते वक्त। क्या बात ध्यान रखनी है? सबसे पहले मैं आपको पूरे का पूरा ढंग से स्टोरी बता के पूरा बताऊंगा आपको, और आपको पहले चैप्टर की भी रिवीजन कराता जाऊंगा। मुझे बताइए, हमारी कार इतनी तेज चलाओ सुन हो जाओ, बार बार रिपीट करूंगा, इसके अंदर ये आई हमारी क्या होती है? इन्वेंट्री। और आपको पता है इन्वेंट्री के अंदर 5-6 आइटमें होती है कि नहीं होती? नंबर वन रॉ मटेरियल, नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस, नंबर 3 फिनिश स्टॉक फिनिश गुड्स, नंबर 4 स्टॉक इन ट्रेड, और 2 चीजें और होती है जिसके बारे में मैंने बहुत बोला, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। प्रीशा बंसल होती है कि नहीं होती है आइटमें?
Yes, sir. होती है कि नहीं होती वंश जी? देखो मैं बार बार आपको गाने समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. अब एक चीज बताओ ईशा, इधर देख, रॉ मटेरियल कैश में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि बिक जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस आधा आधा अधूरा माल भी बिक जाएगा, प्रोग्रेस फिनिश गुड्स भी बिक जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड भी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। बट बेटा ये दोनों चीजें कैश में कन्वर्ट, अब तेरी बात बता, तेरे फैक्ट्री के अंदर 2000 डीजल पेट्रोल पड़ा हुआ है, लीटर डीजल पड़ा हुआ है, क्या तू उसको बेच के करंट लायबिलिटी को पेमेंट देगा? जो तूने अपने एम्प्लॉइज को लूज गुड दे रखी है क्या उसे बेच के तू पैसे देगा? नहीं ना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बेटा जो जैसे फिनिश गुड्स हो गया, जैसे मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं तो मैंने रॉ मटेरियल लिया, WIP ये वाला जो ट्रेडिंग यूनिट्स वाला है, उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो गया ना। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं तो मैंने रॉ मटेरियल लिया, कुछ आधा माल अधूरा माल पड़ा है, कुछ फिनिश गुड्स पड़ा है, ये वाला स्टॉक इन ट्रेड क्या हुआ? अगर मेरी ट्रेडिंग यूनिट है, मेरा माल खरीदना बेचना है, वो मेरा माल खरीदना। सर नमस्कार। हाँ सर, सर 12th रेशियो एनालिसिस। अब आपने बंबू चढ़ा रखा है, पेपर ले लोगे आप अप्रैल में, फिर तो आप सारे जने घूमने चले जाओगे। आप तो फ्रांस के हिसाब से इनको टेक ऑफ करा दोगे ना रनवे के ऊपर ही, आप रनवे पे थोड़ा ना भगाओगे, टेक ऑफ ही करा दोगे इन्हें, तो इसलिए कराना तो पड़ेगा ना सर इन्हें। दुकान वालों की टेंशन बढ़ गई सर। और आप कहाँ पहुंच गए? चलो ठीक है सर, फिर आइए, तो ये बताइए स्टोर्स एंड स्पेयर और लूज टूल्स क्या मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो जब मैं इसे कैश में कन्वर्ट ही नहीं कर सकता तो जब मैं ये देखूंगा कि वंश गुप्ता मुझे पैसे देने के लिए कैपेबल है, तो ये चीज तो कैश हो ही नहीं सकती। तो बताइए इस चीज को मैं नलीफाई करूंगा कि नहीं करूंगा? रीजन समझ आ गया कि नहीं आ गया प्रीशा? Yes, sir. क्योंकि बिकॉज स्टोर्स एंड स्पेयर एंड लूज टूल्स कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश। मैं आपको गारंटेड कहता हूं आपके स्कूल में रेशो होगी, पर आपको कोई इतने लॉजिक नहीं बताएगा। वहां यह बता दिया जाएगा कि लूज टूल्स और सोर्स एंड स्पेयर को जब आप इन्वेंट्री के अंदर मान लो इंक्लूड हैं तो आप इसे एक्सक्लूड कर दो, रट्टा मार लो, राइट? तो क्या होगा? क्योंकि बिकॉज ये कन्वर्ट कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो पॉइंट क्या बन गया इसका पॉइंट क्या बना? लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। और वंश गुप्ता जी आपको मैं एक बात कहता हूं, आपको मैंने नंबर दिए थे आपके, मेरा ये मानना है जो आपके लिए ऑब्जर्वेशन है कि आप अकाउंट से ज़्यादा मैथ्स कर रहे हो। मैंने आपसे पिछली बार भी, मेरे को काफ़ी दिन से हो गए बोलते हुए, मैंने आपको नंबर सेंड किए थे, नंबर नॉट अप टू द मार्क, और आपको भी कहीं लगता है कि आप मैथ्स की प्रैक्टिस एज कंपेयर ज़्यादा कर रहे हो एज पर अकाउंट्स। बताओ मेरी ऑब्जर्वेशन सही थी या गलत थी? सही है ना ये कि आप मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो? तो बैलेंस डाइट लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ्स नहीं करना है, पर इसकी वजह से अकाउंट सफर हो जाए ये मैं नहीं चाहता। स्टोर्स एंड स्पेयर, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर आर एक्सक्लूडेड या डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेंट्री। अगर वो इन्वेंट्री में इंक्लूड है, अगर आपका लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर इन्वेंट्री का पार्ट है, अगर आपका लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स इन्वेंट्री का पार्ट है, तो आप उसे इन्वेंट्री में से माइनस करोगे, बिकॉज दीज टू आइटम्स आर नॉट इजीली कन्वर्ट इनटू कैश। युक्ति समझ आ गया? पहली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्रिश, मानवी, गान्या? यस सर। पॉइंट नंबर टू, ये कॉपी कर लिया आपने? समझ में आ रहा है सतीजा? बेटा इतने चांटे मारूंगा ना इस बार अगर नंबर नहीं आए, और चांटे पता कैसे मारूंगा? दो बच्चों को ना ऐसे भेड़ दूंगा मैं चांटों के साथ, अपने हाथ थोड़ा दर्द करूंगा, वहां से कहूंगा तू भी टक्कर मारे, जैसे भैंस दो बकरे आपस में टकराते ना सिर से सिर, ऐसे टकरवाऊंगा तुम दोनों का अगर नहीं नंबर आए तो।
दोनों के सर फूटेंगे तो पता लगेगा। ये बात समझ में आ गई? कोई क्लियर, कोई दिक्कत? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है डेटर, आप बैलेंस शीट में डेटर लिखते हो, डेटर में से आप एक चीज माइनस करते हो, ये आपके रिमेनिंग डेटर होते हैं कि नहीं होते? ये आपके रिमेनिंग डेटर होते हैं कि नहीं होते? प्रीशा बंसल होते हैं कि नहीं होते? Yes, sir. अब ये बताओ, ये जो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें खतरा होता है कि कुछ पैसा हमारा डूब सकता है। यानी कि तुमने तो माल बेचा है, तुम्हें ये शक है, तुमने प्रूडेंस लगाया अपने लिए, तुमने अपने बिजनेस के लिए प्रूडेंस लगाया कि नहीं लगाया? लगाया। तो बताओ, तुमने तो माल बेचा है, तब तुम्हें शक है कि तुम्हें पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो बताओ, मुझे शक नहीं होगा? जब वंश यहां एक्सेप्ट कर रहा है कि हो सकता है मेरा इतना पैसा डूब जाए, तो मैं भी डेटर कौन से मानूंगा? ये वाले मानूंगा या ये वाले मानूंगा? ये वाले मानूंगा। भाई माल तूने बेचा है, तुझे शक है, तो मेरा तो यकीन होगा। तुझे तो शक है, मुझे तो यकीन होगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर डेटर में से, अगर आपको ग्रॉस डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है, तो आपको डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी डिडक्ट करना है। रीजन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कई बार आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर आपको जो डेटर दिया होगा, सॉरी प्रोविजन दिया होगा, वो करंट लायबिलिटी के शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिया होगा। याद है कि नहीं है? तो ये नहीं कि डेटर देखा और करंट लायबिलिटी में, क्योंकि आप कंपनी का ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हो, आपका जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आता है, ये नहीं कि डेटर देखा और रगड़ दिया। आपको करंट लायबिलिटी के हेड में देखना पड़ेगा कि कहीं कहां पर, वहीं पर तो नहीं प्रोविजन लिखा हुआ। गान्या, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। प्रोविजन आपका शॉर्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहां लिखा होता है बैलेंस शीट के अंदर? शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। तो ये नहीं कि आपने बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में डेटर देखा, क्योंकि आपने ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी तरीका है। और आपने देखा पार्टनरशिप के अंदर भी आपने कई बार डेटर यहां लिखा हुआ था और यहां प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा हुआ था। लिखा हुआ था नहीं लिखा हुआ था? लिखते थे नहीं लिखते थे? अब आपके सीबीएसई में एक सवाल आया हुआ है, सबसे पहला सवाल, उसके अंदर एक वर्ड लिखा है प्रोस्टुलेट्स। अभी तक तो सीबीएसई का सैंपल खोलने की गनीमत ही नहीं करी होगी किसी ने। मैं बोल बोल के थक गया। किसी ने पढ़ा है सीबीएसई का सैंपल पेपर का रेशियो एनालिसिस का पहला क्वेश्चन जो इस साल का सैंपल पेपर इशू हुआ है? वहां वर्ड लिखा हुआ है प्रोस्टुलेट, और आपने 11वीं में किसी ने ये शब्द दूर दूर तक अभी तक सुना ही नहीं होगा। सुना जी गुप्ता जी आपने? हाँ जी, मेरे ऑनलाइन बच्चों, किसी ने सुना है प्रोस्टुलेट? नहीं सर। आज मैं बताता हूं आपको। बेटा सुहानी कहाँ है आज की डेट में? भाई घूमने गई है कहीं? बेंगलोर? वाह जी, मजे ले रहे हैं सब। आइए, एक वर्ड आता है प्रोस्टुलेट। सीबीएसई का पहला क्वेश्चन इस बार आया प्रोस्टुलेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोस्टुलेट क्या होता है? बेटा प्रोस्टुलेट का मतलब ये होता है, अभी हमने ये प्रैक्टिस करी कि डेटर में से प्रोविजन को माइनस किया, या हमने डेटर में से इसको यहां लिखा। एक चीज के एक तरह से कंसिस्टेंसी वाले रूल हो गए कि नहीं हो गए? तो ये इस तरीके को हम अकाउंट्स में अगर एक भाषा दी जाए कि हम कैसे कैसे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड प्रोस्टुलेट। अकाउंटिंग को इजी बनाने के लिए आप कैसे कैसे मेथड से उसको फॉलो कर सकते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड प्रोस्टुलेट। और इसका ये एग्जांपल मैंने आपको बेहतर मौके पे चौका लगा दिया। समझ में आ गई? देखा कितना अपडेट रहता हूं मैं। अपने किसी फ्रेंड से पूछिए, प्रोस्टुलेट पढ़ा है तूने? ये प्रीशा बंसल समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो आपको दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है? दूसरा पॉइंट आपको करंट रेशियो में ध्यान रखना है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम डेटर। अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है तो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर में से माइनस करना होगा। ठीक है जी। तीसरी बात, इसकी जो आइडल रेशो मानी जाती है,
वो मानी जाती है 2:1 की। 2:1 की इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर कंपनी के पास 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है, अगर कंपनी की ₹1 की लायबिलिटी है, तो उसे पे करने के लिए उसके पास ₹2 की करंट एसेट्स अवेलेबल है। मैं आपको कह रहा हूं, बंदे 5 मिनट में करंट रेशो कराते हैं और मेरे को आधा घंटा लग गया। इसका मतलब आपको ये पता है करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ 2:1। इसका मतलब अगर कंपनी के पास 1 रुपए की करंट लायबिलिटी, कंपनी के सिर पर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है, तो उसे पे करने के लिए उसके पास 2 रुपए की करंट एसेट्स अवेलेबल है। तो बताइए, जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, जो शॉर्ट टर्म लेंडर होगा, वो अपने आप को सिक्योर्ड फील करेगा कि नहीं करेगा? अवेलेबल, यहां इस वक्त अवेलेबल है, होनी चाहिए, अवेलेबल है, मतलब इसका मतलब 2:1 की रेशो आइडल रेशो मानी जाती है। रेशो 3:1 भी होती है। इसका मतलब बता रहा हूं कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के बदले में 2 रुपए की करंट एसेट अवेलेबल है। होनी तो क्या चाहिए, होना तो पता नहीं क्या क्या चाहिए, होने को तो तेरे 100/100 नंबर आने चाहिए। मैं तो इसकी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, और ये एक आइडल रेशो मानी जाती है। अब अगर करंट रेशो 3:1 है तो वो भी अच्छी मानी जाएगी, 4:1 है वो भी अच्छी मानी जाएगी कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के देने के लिए 4 रुपीज की करंट एसेट्स अवेलेबल है। बट अगर वेरी मच हाई रेशो हो जाए, 10:1 हो जाए, तो इधर नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी। सर कैसे? अगर आपकी 4:1, 10:1 की है, इसका मतलब आपका कैश आइडल पड़ा हुआ है। आज का मतलब आपका कैश आइडल पड़ा हुआ है, या आपकी इन्वेंट्री आइडल पड़ी हुई है, आपकी बैड इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। बैड कैश कहते हैं ना लोग, पैसे से पैसा पैसे को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है। अगर आपके पास 10:1 है, इसका मतलब करंट एसेट्स आपकी 10 है, और करंट एसेट्स में पार्ट क्या होते हैं? कैश, बैंक, इन्वेंट्री। अगर आपके इसका मतलब डेटर पड़े हुए हैं, आप पैसा नहीं लेके आ रहे उनसे, इसका मतलब आपकी बैड डेटर मैनेजमेंट है। आपके पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आइडल पड़ा हुआ है, क्योंकि बैंक का पैसा तो करंट अकाउंट में पड़ा है, आपको उस पर ब्याज ही नहीं मिल रहा, आइडल पड़ा है, यानी कि आपकी बैड कैश मैनेजमेंट है, बैड डेटर मैनेजमेंट है। यू गॉट माई पॉइंट प्रीशा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेरी मच हाई रेशियो इज द नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी। यस सर। बेटा मैं आपको पूरी इंटरप्रिटेशन कराऊंगा, एक एक चीज कराऊंगा, ताकि आपका कहीं भी एक नंबर भी किसी वजह से ना कट जाए। सलोनी समझ में आ रहा है बेटा? तो वेरी मच हाई रेशो, जो क्या होती है आपकी नेगेटिव साइन होता है। सबसे पहला साइन क्या हुआ? बैड कैश मैनेजमेंट, जैसे कि मतलब आइडल कैश पड़ा आपके पास। बैड डेटर मैनेजमेंट, मतलब बैड वर्ड में तो अलग कोई वर्ड आएगा। बैड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, भाई आपको माल चाहिए 10 किलो, साला 100 किलो मंगा के रख लिया, जब पता है आपको 10 किलो बिकना तो 100 किलो मंगाया क्यों? चोरी भी कराओगे और खराब भी कराओगे। बैड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपकी किताब में जो वर्ड लिखा है वो प्रॉपर देख लेना बेटा, ये राइट। तो अब ये बताओ, अब आपको करंट रेशो के बारे में पूरा ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी प्रीशा? यस सर। ख्वाहिश? यस सर। सानवी, मानवी? जो भी लास्ट वाला समझाया प्लीज एक बार रिपीट कर। कौन सा वाला सानवी? सर यही हाई रेशियो। अच्छा बेटा देख बता, अब मैं बताता हूं, इधर देख, आपको यहां पर और इंटरप्रेट करता हूं। मान लो आपकी रेशो है, आपकी करंट रेशो का फार्मूला होता है
करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी होता है कि नहीं होता? यस सर। मैं कहता हूं आपकी करंट एसेट 10 लाख है और करंट लायबिलिटी 1 लाख है कि नहीं है? ये आपकी 10:1 की रेशो बन गई कि नहीं बन गई? यस सर। और दूसरी बात, यहां पर एक बात और लिखाऊंगा आपको, यहां पर कीप इन माइंड में कि ये जो रेशो आती है ये कौन सी रेशो है आपकी, यहां नीचे लिख लो, ये कौन सी रेशो होगी? प्योर रेशो, जो 2:1 में, मतलब 1:1 में आनी है। जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो होती है वो प्योर रेशो होती है। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो द एग्जांपल ऑफ ए प्योर रेशो, ये 2:1 में 1:1 में आएगी। राइट ख्वाहिश? यस अब आप ये देखिए, अब इधर देख सानवी, तेरे पास 10 लाख रुपए करंट एसेट्स में है कि नहीं है? यस सर। अब जो करंट एसेट्स होगी उसके क्या क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं? कैश, बैंक, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर करंट एसेट्स होते हैं कि नहीं होते? यस सर। इसका मतलब अगर तेरे पास ये 10 लाख पड़े, इसका मतलब मैं कहता हूं यहां पर तेरे पास 9 लाख रुपए का कैश पड़ा हुआ था और 1 लाख रुपए अदर, तब भी तो 10 लाख बनेंगे नहीं बनेंगे? ये तेरे पास कैश बैंक में पड़े हैं पैसे, ये पड़े हैं कि नहीं पड़े? यस सर। इसका क्या यूज कर रहे हो आप? आइडल पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ? पढ़ा हुआ है। तो फिर वेरी मच हाई रेशियो नेगेटिव साइन हो गया कि नहीं हो गया कि भाई तुम्हारी कैश मैनेजमेंट बेकार है? सानवी समझ आया कि नहीं आया? यस सर। या आपने डेटर, या आप इसकी जगह कैश की जगह यहां पर मैं लिखता हूं डेटर था आपके पास, इसका मतलब आप डेटर से पैसे नहीं इकट्ठे कर पा रहे हो। यस सर। इसका मतलब आपकी डेटर मैनेजमेंट भी बेकार है। कंपनी तुम्हारी लगा देगी बैंड कि भैया डेटर से पैसा क्यों नहीं आ रहा है, किस बात के पैसे ले रहे हो तुम? सेल्स मैनेजमेंट की, सेल्स डिपार्टमेंट की बैंड बजा देंगे वहां पर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मान लो यहां पर यही था, 9 लाख की इन्वेंट्री हो गई, आजा बेटा प्रोडक्शन मैनेजर इधर आ, तू है इधर इधर, किस बात की तनख्वाह ले रहा है तू? किस बात की तनख्वाह ले रहा है जब तुझे इतनी अकल नहीं है कि हमारे 1 महीने के अंदर स्टॉक 1000 यूनिट जलती है, तूने 10,000 यूनिट बना के रख ली है भाई। अपना हिसाब करो और चल। प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? जब तक ये फीलिंग अंदर तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, कल को तुम सीए बनोगे तो तुम्हारे आगे यही तो चीजें चैलेंज करनी है आपने। कल को आप एमबीए करोगे तो यही चीज तो चैलेंज करोगे आपको। ये खाली रेशो रट्टा मार के चले जाओ, हाँ जी करंट रेशो अपन करंट लायबिलिटी। इंटरव्यू में पूछा थी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइज लूज टूल्स एंड लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट। सर मैडम ने फार्मूला ही बता दिया था, यही पता है जी, इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता। सारी जिंदगी आप अकाउंट पढ़ते रहोगे, इसी के अराउंड घूमते रहोगे, बट ये क्या है कि आगे इन चीजों के बारे में, इसकी ऑब्जेक्ट के बारे में सिग्निफिकेंस सिंपल लोगों को मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, मेरे को 12th में नहीं पता था ये बात, पर जब मैंने सीए फाइनल करी तब जाके मुझे इन चीजों का ज्ञान हुआ जो मैं तुम्हें आज 12th लेवल पे दे रहा हूं। बिकॉज हमारे जमाने के अंदर हमारा दिमाग तुमसे तेज नहीं था। जो दिमाग आजकल के बच्चों का है वो दिमाग हमारा नहीं था। जितना तेज आजकल के तुम्हारा दिमाग है, पर तुम इसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते हो, अंट शंट जगह ज्यादा लगाते हो। 15 फार्मूले याद करने में तुम 15 दिन लगा दोगे, पर अभी i14 नया फोन आया, तुम 1.5 घंटे के अंदर उसका पूरा एक्सरे कर दोगे। अरे सर ये ऐप आई है i14 में, क्या बढ़िया ऐप है यार। 1.5 घंटे के अंदर तुम i14 का पूरा स्कूटनी करके दे दोगे। सर ये वाला फोन लेना ना तो इसमें ये फीचर ना बहुत ही बढ़िया है, आपकी बीवी भी आपके मैसेज नहीं खोल सकती, जितना मर्जी कर ले, और पासवर्ड भी लगाने की जरूरत नहीं है। पर पढ़ाई जहां आ जाती है वहां रोने निकल जाते हैं। 15 फार्मूले सर कौन याद करेगा, ऐसे हो जाते हो। आइए, ये बात याद हो गई? सानवी मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। चलिए अब हम सवाल करना शुरू करें अपना। अच्छा, तीसरी बात, सर एक ही बार में बता दो ना, सस्पेंस क्यों रखते हो? एक टर्म आएगी आपको नेट वर्किंग कैपिटल। अब इसका फार्मूला याद करना। नेट वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। हाँ, माइनस करंट लायबिलिटी
अरे यार चल भाई, कल रात को नशा ज़्यादा, शराब ज़्यादा पी ली होगी है? नहीं सर, आते तो नवरात्रे चल रहे हैं, और वैसे भी आप पीते तो हो नहीं, बोलते रहते हो। मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि नवरात्रों में नहीं पीते, नवरात्रों में नॉनवेज भी नहीं खाते, होता नहीं भाई, ना हम अंडा खाते हैं ना हम नॉनवेज खाते हैं, हमें पता ही नहीं कि कब क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है। आइए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब हम अपना सवाल, अब हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि अब हम आराम से सवाल कर सकते हैं। आइए, अब मैं आपको कुछ चीजें आपको याद कराऊंगा। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब, आप यहां गलती बहुत करते हो। ट्रेड रिसीवेबल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी डिडक्टेड। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर बी आर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लूज टूल्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन करंट एसेट व्हाइल कैलकुलेटिंग liquidity ratio, that is current ratio, right? Stores and spare should not be included in current asset while calculating liquid ratio. बात समझ में आ रही है? आइए, अब accounting ratio, it's the technique of expressing the relationship between one accounting result and another which is intended to provide a useful comparison. प्रीशा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. सबसे पहली रेशो हमने क्या करी? लिक्विडिटी रेशो करी। लिक्विडिटी रेशो आर यूज टू मेजर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। यही बोला मैंने आपको, यस और नो? गानिया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। हमने यही पढ़ा कि हम अकाउंटिंग रेशो क्यों पढ़ते हैं? टू नो द सॉल्वेंसी। अलग अलग एरिया में देखेंगे ना, टू नो द सॉल्वेंसी, टू नो द वीक एरिया, टू नो द एफिशिएंसी, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, टू नो द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। मेरी बात समझ में आ गई? दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस हो गया कि नहीं हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस हो गया कि नहीं हो गया? आइए, रेशो में भी एक्सप्रेस इन प्योर रेशो, टाइम्स रेशो, फ्रैक्शन, परसेंटेज एंड नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज वाले तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है। ऑब्जेक्टिव एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस, क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं रेशियो एनालिसिस के? क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं? एनालिसिस ऑफ एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी, राइट? वही जो हमने किया है, टू नो द वीक एरिया विच नीड मोर अटेंशन। जैसे मुझे पता है कि मुझे तनिष चावला के ऊपर ज्यादा अटेंशन देनी है क्योंकि ये शरारती बच्चा है, पढ़ता कम है, तो ये मेरी वीकनेस है रेशियो एनालिसिस की तरह की। बाकी तो ये बेटा तुम पढ़ लोगे। अब आ जाओ, ऑपरेटिंग साइकिल हमने पढ़ ही लिया है, ये लिमिटेशन पढ़ लेना बेटा, ये सेम उसी की है अकाउंट्स की। अब आ जाओ, करंट रेशो पढ़ ली मैंने आपको, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। सबसे पहले हमने लिक्विडिटी रेशो करी। द मेन पर्पज ऑफ लिक्विडिटी रेशो इज टू मेजर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म। बार बार बोल रहा हूं, याद करा रहा हूं, थ्योरी भी साथ साथ। इन सिंपल वर्ड, लिक्विडिटी रेशो एक्सप्रेस द कंपनी एबिलिटी टू रीपे। क्या करा है? यही बात बोली थी मैंने आपको।
यहां पे आउट ऑफ टोटल करंट एसेट लिख लें, टोटल कैश की जगह। फॉलोइंग रेशियो टू नो द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। अब आ जाओ, करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है? वर्किंग कैपिटल रेशियो। द फर्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, द मेन पर्पस ऑफ दिस रेशियो टू नो द करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस फर्म आर sufficient to meet its current liability or not. Current ratio is the more suitable where goods are fast moving. अब आ जाओ, ये भी छोड़ते हैं हम, आ जाओ कॉन्सेप्ट। अब हम सीधा सवाल करते हैं। आपको बाकी चीजें तो याद है, बाकी चीजें मैंने आपको लिखवा दी हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। फाइंड आउट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। लिखो, लिखो मेरे साथ, करंट रेशो, और कोई भी एब्रीवेशन यूज नहीं करेगा, कोई भी एब्रीवेशन यूज नहीं करेगा। CA/CL पूरा लिखोगे आप। तूने CA/CL लिख दी होगी, अबे तू पूरा लिख। अब इसे गंदी आदत पड़ जाएगी, जैसे आधे कपड़े पहनता है वैसे ही आधे काम करता है तू। आज भी 12वीं में होके निक्कर पहन लेता है, तो वही आदत पड़ी हुई है आधा लिखने की। करंट रेशो अपॉन करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट, अरे मैं तेरे को देख के, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आपने तीन चीजें दिमाग में रखनी है। एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेटर में से माइनस करना है, दूसरा अगर इन्वेंट्री में लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर होंगे उसे माइनस करना है, और जो करंट एसेट्स होगा नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स को नहीं लेना। अब ये बताओ, सन्ड्री डेटर ये लिखा ना ग्रॉस, अगर ये ग्रॉस लिखा तो कहीं ना कहीं प्रोविजन भी होगा। कहाँ है भाई? ये रहा, ओहो मिल गया। तब भी देंगे, तब भी करेंगे। तो अगर यहां पर नेट वर्ड लिखा होगा तो नहीं लेंगे, नेट लिखा होगा तो नहीं लेंगे। ग्रॉस नहीं भी लिखा होगा, प्रोविजन दिया हुआ है तो भी माइनस करेंगे। अगर नेट दे दिया तो इसका मतलब इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल ऑलरेडी डिडक्टेड है। नेट का मतलब क्या है? नेट। तो ये बताइए आपका कितना आ गया? 44 में से 4 माइनस हो गया, तो करंट एसेट ऊपर का। और आपको मैं एक चीज और बताऊं, करंट रेशियो इज जस्ट लाइक ए अभिमन्यु का चक्रव्यूह। करंट रेशियो अभी धीरे धीरे आपको प्रूव हो जाएगा, जस्ट लाइक ए अभिमन्यु का चक्रव्यूह। कई बार एक रेशो को निकालने के लिए अदर 4 रेशो को यूज करके हम पहुंचेंगे। जैसे वो चक्रव्यूह था ना जो गुरु द्रोण ने बनाया था, रेशो एनालिसिस में सवाल आपको ऐसे आएंगे, निकालनी है करंट रेशो, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी कहीं पता ही नहीं होगी, अपने जुगाड़ से निकालनी पड़ेगी। वही बताता हूं। बताओ पहले बताओ, ये ऊपर का ये सन्ड्री डेटर आ गया, ये आपकी क्या होती है? करंट एसेट होती है। मैंने लिख दी ऊपर। ईशा लिख दी कि नहीं लिख दी? प्रीशा लिख दी कि नहीं लिख दी? Yes, sir. ईशा, प्रीशा, मानवी, सानवी, Yes, sir. समझ आ गई? Yes, sir. गान्या, गान्या, प्रीशा, ख्वाहिश, Yes, sir. समझ में आ रहा है? ये नहीं बना है। आइए यहां पे क्या लिखा है? इन्वेंट्री। यहां क्या लिखा है? अब आप इन्वेंट्री में ये चेक करोगे कि क्या लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स कहीं दे रखे हैं? ये दे रखे हैं। कितने हैं? 2000। स्टोर्स एंड स्पेयर तो नहीं कहीं दे रखे। तो यानी कि इस इन्वेंट्री में से, इस इन्वेंट्री में से क्या माइनस करोगे आप? 2000 माइनस करोगे तो बताइए ऊपर कितना आ जाएगा? 35। युक्ति समझ में आ रहा है? ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स होती है। कितना लिख दूं? 12000। ये भी हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, लूज टूल्स हो गया। एक्रूड कमीशन आपकी करंट एसेट्स होती है, एक्रूड इनकम प्लस का 3000। लॉन्ग टर्म बोरिंग डिबेंचर नॉन करंट होती है, ये नहीं लेंगे। उसके बाद आ जाओ शॉर्ट टर्म बोरिंग, करंट लायबिलिटी होता है। ये नीचे की टांग मिल गई मेरे को,
20,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होता है जमा में 4,000। क्रेडिटर आपकी करंट लायबिलिटी होती है जमा में 12,000। मुझे बताओ ऊपर न्यूमरेटर का टोटल कितना आ रहा है? पक्का 1 लाख किसका आया था? कोई नहीं, ईशा समझ आ गया? 90,000 डिवाइड बाई, इतनी जल्दी 3 बजे? कोई नहीं, बैठ जाओ। रुपीज नीचे कितना आ रहा है? 30, 12 4 24, 12 36। जब आपका ये आ जाए 5:2 आ जाए, इसे और सिंप्लीफाई करो। 1:1 में चाहिए मुझे। अगर आप ये कहते हो सर मैंने लिख दिया 5/2, 5:2 लिखा, तो नहीं, आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे आपने लिखा 5:2, यही लिख रहे ना आप, इसको और सिंप्लीफाई करो। यहां पे मुझे 1 चाहिए, तो रेशो क्या हो जाएगी? ये आपका आंसर हो गया। बताओ गानिया, अवनी, ख्वाहिश, समझ आ गया बेटा? चलो चलें आगे हम। बेटा अब ये बुक मिलेगी नहीं। अब बुक अगर आपको मंगानी है अमेजोन से मंगाना, मैं तो इसी में से कराऊंगा। अल्टीमेट शायद 3 पड़ी हुई है मेरे पास, वो वापस चली जाएंगी कल। आ जाओ, ये देखो 2.5:1 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ये देखो एरा 2.5:1 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? चले आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, कैलकुलेट द करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। फार्मूला क्या होता है? करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। होता कि नहीं होता? अब देखो, अब आप मेरे साथ करोगे। ट्रेड रिसीवल दिया हो तो देखो कहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो नहीं है? नहीं है, 4 लाख। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स होती है 40,000। डिवेंचर लॉन्ग टर्म इन्वेंट्री 160। इन्वेंट्री देखते ही मुझे बुखला जाऊंगा मैं, इन्वेंट्री देखते ही बुखला जाऊंगा मैं। ट्रेड रिसीवल देखते ही बुखला जाऊंगा। इन्वेंट्री में देखो कहीं लूज टूल्स तो नहीं दे रखे? ये तो आएगा ही नहीं। इन्वेंट्री में लूज टूल्स नहीं दे रखे? नहीं दे रखे सर। 1,60,000 हो गया। प्रीशा समझ आ रहा है बेटा? ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होती है 2,40,000। मेरी आवाज जा भी रही है कि नहीं जा रही? हेलो हेलो, जा रही है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है ऊपर, करंट इन्वेस्टमेंट 80,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपकी करंट एसेट्स होती है 1,20,000। एक्सपेंसिस पेबल करंट लायबिलिटी होती है 1,60,000। जरा वंश गुप्ता जी आंसर बताना कितना आ रहा है? 70, ऊपर का कितना आ रहा है? 7,20,000। 720 आ रहा है। 4 2 6 7 लाख। बेटा 8 लाख आ रहा है, ये 120 है प्रीशा। अच्छा ओके सर। क्या हो गया? ऊपर क्या हो गया? हाँ 8/, क्या रेशो आ गई? आंसर चेक करो, आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? दृष्टि आगे चलो। कैलकुलेट करंट रेशो, कैलकुलेट करंट रेशो। और आपको बैलेंस शीट दी हुई है, तो मुझे तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी से लेना देना है, बाकी की चीजें तो मेरे लिए फजूल है। तो ये देखिए, ये आपकी करंट लायबिलिटी है कि नहीं है? 3 लाख रुपए नीचे की तो टांग मिल गई मुझे, अब ऊपर की चाहिए। ये मेरी टोटल करंट एसेट्स है कि नहीं है? बस इसमें क्या ध्यान रखना है कि कहीं नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्वेंट्री में कहीं लूज टूल्स तो नहीं है, या ट्रेड रिसीवल में इधर चेक करो। शॉर्ट टर्म में प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट
नीचे देखता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, आइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखता हूँ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, कुछ भी नहीं लिखा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो बताओ करंट एसेट कितनी हो गई। इधर देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे तरीके से निकाला जाता है। टोटल एसेट कितनी थी, 14 लाख थी, इसमें से 5 2 7 और 1 8 माइनस कर दो, 14 में से 8 गए तो करंट एसेट 6 लाख आ गई कि नहीं आ गई। चल तू स्क्वायर कर ले, 2 3 4 5 6, इसको ऐड कर ले तो करंट एसेट कितनी हो गई 6 लाख, और करंट लायबिलिटी कितनी हो गई 2:1 की रेशो आ गई कि नहीं आ गई। क्या सर इतने सिंपल सवाल मत कराओ, थोड़े मुश्किल कराओ। अभी बेबी को बेस तो बना दो तुम्हारा, मैं फिर ठोकूंगा अच्छे से तुम्हारे को मैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन। हाँ ये है जरा कुछ जानदार खामदार। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द करंट रेशियो ऑफ द विनोद लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग केसेस। केस 1 करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, नेट वर्किंग कैपिटल। अंडरलाइन द वर्ड इंक्लूडिंग इन्वेंट्री। करंट एसेट तो इन्वेंट्री इंक्लूड होती ही है, होती है कि नहीं होती, कंफ्यूज करने के लिए दिया कि नहीं दिया। आपका फार्मूला क्या होता है करंट रेशियो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, राइट। यहां क्या लिखा है इंक्लूडिंग इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री आपको अलग से दे दिया है। लगे बच्चे किसने इन्वेंट्री को भी ऐड कर दिया। ओ भाई करंट रेशियो में क्या होता है, कार इतनी तेज चलाओ सुन हो जाओ तो इन्वेंट्री तो उसमें ऑलरेडी मर्ज होती है, तो ये इन्वेंट्री का कोई रोल नहीं है। और बच्चे इसमें फिर ऐड कर रहे होते हैं। अगर यहां पर लिखा होता अदर करंट एसेट्स, पर ये इंक्लूडिंग वर्ड नहीं लिखा होता। फिर मेरी बात प्रीशा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। एग्जामिनर कहां कहां आपको बेवकूफ बनाता है। तो क्या हुआ, करंट एसेट कितनी हो गई आपकी यहां पर ईशा। अब सर मुझे करंट लायबिलिटी तो पता नहीं है, पर मुझे आपको ये पता है नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो मैं इस इक्वेशन से निकाल लूंगा नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस, मुझे ये कितनी दे रखी है 3 लाख। करंट एसेट कितनी है मेरी 5 लाख, माइनस करंट लायबिलिटी निकाल लो, कितना आ गया 2 लाख आ गया। 2.5:1। बताओ समझ आ गई कि नहीं आ गई कहानी। प्रीशा समझ आ गया कि नहीं आ गया। यस। कोई डाउट। अवनी, सानवी, नो सर। समझ आ गया, बोल यस सर। सर आपने का डाउट है कोई। ओके मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। आइए केस नंबर 2, करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री। अब यहां पे आप इन्वेंट्री इंक्लूड करोगे, कितनी 8.5 लाख हो गई। अब वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटी निकालो। बताओ रेशो क्या आ रही है अब आपकी। अरे नीचे बता करंट लायबिलिटी कितना आ रही है, चेक करो ऑनलाइन वालों। करंट लायबिलिटी 5 लाख आ रही है कि नहीं आ रही। इसका, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, करके दिखाओ मुझे। गुप्ता जी करो कुछ हाथ से, अपने हाथ से भी करो। 1 पॉइंट बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया। प्रीशा, सानवी, मानवी, यस सर। यस गानिया सर। समझ आ गया बेटा। Yes, sir. क्रिस सहगल, महक यादव। यस Yes, सर। sir. तीसरा आ जाओ, करंट एसेट दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है, इस इन्वेंट्री का कोई रोल नहीं है क्योंकि करंट एसेट में तो इन्वेंट्री ऑलरेडी इंक्लूड होती है। तो यहां से बताओ ये आंसर करंट रेशो क्या है। यहां से 2.5:1। ऊपर बताओ क्या आ रहा है। करंट एसेट 10 लाख आ रहा है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। 4 लाख। बताओ ऑनलाइन मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। इशिता कोई डाउट। वैभव जी कोई डाउट। युक्ति आइए चेक करो। 2.5, 1.7:1, 2.5:1। अब आ जाओ यहां पर, चलो मैं तुमको दिखा देता हूं, तुमने आंसर नहीं देखना। इलस्ट्रेशन नंबर 5, रुको। अरे भाई मैं तुम्हें एक देसी जुगाड़ सिखा रहा हूं यार।
यहां पर एक ऐसा देसी जुगाड़ दिखाऊंगा जो सब जगह एप्लीकेबल होगा। कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, राइट। सर मुझे तो यहां पर दूर दूर तक कुछ नजर ही नहीं आ रहा, यहां पर लगेगा अभिमन्यु का चक्रव्यूह। अब मैं आपको एक जुगाड़ दिखाता हूं, जुगाड़, डेट कॉल्ड देसी जुगाड़, क्योंकि तो इंडिया में जुगाड़ सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं। आइए, और ये जुगाड़ है देसी बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट अगर आपने याद कर ली पूरी रेशो की, अगर दिल्ली वाली फीलिंग लेके आऊं तो मां बहन एक हो जाएगी, है लाते हैं। अब देखो मैं आपको कराता हूं देसी बैलेंस शीट। इधर देखिए, आपको मैं इसकी इंटरप्रिटेशन बताता हूं। यहां पर आया मेन हेड, याद करा, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। यहां का आया नॉन करंट असेट्स, यहां क्या आई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके साथ एक और याद कर लो, यहां पर लोन्स एंड एडवांसेस, राइट, और ओ फॉर अदर, ये तीनों एक चीज हो गई। और तीसरी क्या हो गई, ये देसी जुगाड़ अगर आपने सीख लिया तो ये क्या हो गई टीए, टोटल एसेट, और ये क्या हो गई टोटल लायबिलिटी। ये कौन सा पैसा होता है, अपना पैसा, इंटरनल इक्विटी होती है कि नहीं होती। ये कौन सा पैसा होता है, बाहर वालों का, और बाहर वालों के पैसे को तो क्या बोला जाता है, टोटल डेट बोला जाता है, लायबिलिटी नहीं टोटल। पहले कॉपी करो, देखो कितनी जल्दी सवाल निकलेगा। ये जुगाड़ सबने अपनी कॉपी पे रोज देखना है इसे, जैसे रोज अपनी शक्ल शीशे में कंघी करते हुए देखते हो, ऐसी तरह इसे देखना है। अपने कमरे में, अपने बेडरूम में चिपका लेना इसे। यार मेरा कलाकार, वो कौन सा गाना, देसी कलाकार कौन सा था ईशा गाना, वो ऐसा ना देसी वर्ड था ना उसके अंदर। बता, एक ही रेशो में कोई इतना टाइम लगाएगा? 3 दिन में तुम्हारा चैप्टर खत्म करा दिया होगा मैडम ने। 15 रेशो फार्मूले उतार दिए, रट लेना, हो गया रेशो। अभी तो तुम्हारी फर्स्ट ही चल रही है, हैं? वैसे बहुत बढ़िया चला रहे हैं वो, और नहीं तो। फ्री में नंबर क्यों दिए हैं, मतलब गलत को सही कैसे कर दिया उन्होंने, बस। हाँ, तो लीनियंट चेकिंग कर रही है तब जाके तुम्हारे 40-42 आए हैं। अगर रवि सर ने चेक कर दिया तो सारे फेल कर देते। नहीं मैडम, मैं ऐसी बातें पूछता नहीं हूं, और वैसे भी मैं पब्लिक चैनल पे हूं। मैं बेटा ऐसी बातें रवि सर से करता नहीं हूं। इट्स अ वेरी हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कूल मैनेजमेंट। हाँ, अगर मान लो मैंने आपके मार्क्स पूछ लिए और उन्होंने मुझे बता दिए, और मैंने आपको बता दिए, आपने कहना अपनी जो बेस्ट फ्रेंड है, तुझे बताऊं मेरे ना नंबर ना पता लग गए हैं, प्लीज़ किसी को बताइए मत। पता लगेगा वो कोऑर्डिनेटर तक बात पहुंच गई है, रिजल्ट आउट हो गया, लीक हो गया, लीक लीक लीक। अगर आज पेपर रिजल्ट लीक हो गया तो इसका मतलब पेपर भी लीक होता होगा, सही बात है ना। और तुम जितने मर्जी दूध के दूल्हे बन जाओ, अपनी बेस्ट फ्रेंड को तुम बताओगे भाई मैं ना सतीश सर से पढ़ती हूँ और वो रवि सर के दोस्त हैं, उनने मुझे नंबर बता दिए। होगा कि नहीं होगा, सच सच बता, क्यों परीक्षा, होगा कि नहीं होगा ये बात? सर बट आपको पता तो होंगे ही मार्क्स। बेटा मैं इन बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं पूछता नहीं हूँ बेटा उन्हें, और अगर मुझे पता भी होगा तो बताऊंगा नहीं। वही सर, आपको पता तो होंगे कि क्या मार्क्स आए हैं। नहीं बेटा मुझे नहीं पता,
जिस दिन पिटारा खुलेगा 8 अक्टूबर को, मुझे भी पता लग जाएगा। यस सर। हाँ जी प्रीशा, ये वंश गुप्ता जी क्या कह रहे हैं आपको? पेपर लीक कर दिया? कौन सा पेपर लीक कर दिया तूने? मैंने? हाँ, इको का। रॉक व्यू से लेके आई थी पेपर, तू कौन सा लेके आई थी? क्यों, मतलब रॉक व्यू का पहले पेपर हो गया था क्या? कौन से की बात कर रहे हैं सर ये? अच्छा, इको में मतलब किसी का पहले पेपर हो गया होगा, कितनी देर पहले? मतलब आधा पौना घंटा मिल गया था, मतलब पेपर आ गया था तुम्हारे हाथ में इको का? भाई ये तो गद्दारी हो गई। किसने? तो फिर पेपर चेंज हो गया? फिर क्या फायदा हुआ पेपर चेंज नहीं हुआ? बताने का क्या फायदा हुआ? मतलब दोस्ती के लिए बुरे भी बने और फायदा भी ना, वो कहते ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। तू अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। तो अकाउंट का भी पहले आ जाता है ऐसे? पूरा दिन होता है। अगली बार से मैं अभी मैनेजमेंट को बोलता हूँ। नहीं तो फायदा क्या हुआ लाइब्रेरी में पेपर सॉल्व करने का? मतलब रॉक व्यू को पहले मिल जाता पेपर, एक सिंगल टाइम में नहीं होता एक? सर सर हमारा यही हुआ था, हमारा फर्स्ट पेपर अकाउंट्स का हुआ था। तो उसमें ना रॉक व्यू वालों का पहले हो गया था, तो वंश ने लेकर पेपर लाइब्रेरी में सॉल्व करके फिर उसके फुल मार्क्स आते हैं। रवि चलो तो अभी सबको आप भाई को, बताता ये मैनेजमेंट को पहले बात से बताई खत्म जाएगी, ये था बात था। रवि सर। हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ कान में फूक दूंगा। प्रूडेंस, मैं तो भाई प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो अप्लाई कराऊंगा ना। डू एंटीसिपेट लॉसेस, डू नॉट एंटीसिपेट इनकम, अकाउंट का टीचर हूँ। एनीवे, अब देखो ये देसी जुगाड़ बन गया आपका। अब आप आइए इधर देखिए, मैं यहाँ पर देसी जुगाड़ लगाऊंगा। मुझे चाहिए करंट एसेट करंट लायबिलिटी, राइट? मैं यहाँ पे अपना देसी जुगाड़ लगा रहा हूँ। मैंने अपना यहाँ आइटम लिख दी एसएचएफ, एनसीएल, सीएल, एनसीए, एनसीआई, सीए। मेन ज्यादातर ये यूज होता है। लिख दिया मैंने ये। अब मुझे क्या दिया हुआ है? टोटल डेट दिया हुआ है। इसका मतलब मुझे इस चीज का टोटल दे रखा है। मानते हो ये बात को? ये कितना है? 30 लाख दे रखा है, सॉरी 36 लाख दे रखा है। अगर मुझे ये दो वेरिएबल हैं और मेरी टारगेट क्या निकालने की? करंट लायबिलिटी। तो ये बता मुझे नॉन करंट लायबिलिटी इसमें 30 लाख दे रखी नहीं दे रखी? अगर ये 30 लाख है तो बाकी कितनी रह गई? तो मुझे नीचे की टांग मिल गई। मैं कह रहा हूं ये जुगाड़ से तुम दिमाग में रखोगे, इतनी देर में तुम चीटिंग नहीं करोगे जितनी देर में दिमाग से निकाल दोगे। सीएल मिल गई। अब आपको वर्किंग कैपिटल तो यही रखी थी नेट, इसका डिफरेंस क्या होता है? करंट एसेट करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपकी ये रही, बताओ करंट एसेट कितनी आ जाएगी? 12 लाख। 12 लाख। तो 2:1 बताओ आ आंसर आ गया जाएगी। कि नहीं आ गया? 2:1। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? 2:1। बेटे वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है? एनडब्ल्यूसी का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी निकल गई? निकल गई। 6 लाख तूने निकाली। क्या बोला था? रेशियो एनालिसिस जस्ट लाइक अभिमन्यु का चक्रव्यूह। पापड़ बेलने पड़ते हैं इसके लिए। सारी टर्म्स एंड कंडीशन डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। 1-1.25 घंटा हो गया, एक रेशियो नहीं हुई। कल नहीं हो पाएगा। कल कल क्लास नहीं नहीं, कल क्लास होगी जल्दी होगी, क्योंकि कल मुझे 2:30 बजे वीएफएस ऑफिस जाना है। सर कल कितने बजे क्लास रख रहे हो? बेटा मैं बताता हूँ कितने बजे क्लास लूंगा कल मैं। लेनी तो है 11 बजे ले लूंगा ना क्लास। चलो कल की छुट्टी करते हैं। फिर इधर आओ, अब आओ। ये सवाल है जरा धुरंधरदार। ये सवाल देखो अब। कैलकुलेट करंट रेशियो द फॉलोइंग। मेरा फार्मूला क्या होता है बेटा?
मेरा फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, राइट। इधर देखो डेटर दे रखा है, अगर डेटर दे रखा है तो ढूंढो कहीं प्रोविजन तो नहीं दिया हुआ, दे रखा है। तो ऊपर कितना हो गया? 130 हो गया। प्रीशा समझ आ गया? यस सर। मार्केटेबल सिक्योरिटी 40,000, ये भी हो गया। ट्रेड पेबल 80,000, ये नीचे की टांग मिल गई 80,000। अच्छा अब देख इन्वेंट्री आ गया। इन्वेंट्री में देख क्या क्या था? लूज टूल सोर्स एंड स्पेयर थे ना, इनको कंसीडर ही मत कर, इसे कंसीडर ही मत कर, खाली मुझे स्टॉक इन ट्रेड लेना है। कितना आ गया? क्योंकि लूज टूल्स और सोर्स एंड स्पेयर अगर इंक्लूड होगा तो माइनस करूंगा, मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा इन्हें, बिकॉज दीज आर नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश। देखो मेरी बात सुनो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? वंश गुप्ता कहां तक पहुंच गए? एक्सपेंसिस पेबल करंट लायबिलिटी होता है। बैंक लोन लॉन्ग टर्म लिया हुआ है, ये नहीं लेना। ऑफिस इक्विपमेंट करंट एसेट होता है, ये नहीं लेना। आंसर बताओ क्या आ रहा है? ऑफिस इक्विपमेंट करंट नॉन करंट एसेट नहीं होती? अरे भाई मुझे इसका बताया, ये टोटल कितना आ रहा है? 1 30 और 40 2 लाख, ओपन में 1 20, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 1.67:1, 1.67:1। पार्थ गुप्ता जी समझ आ गया कि नहीं आ गया? प्रीशा यस सर। तेरे को ये किताब मिल गई कि नहीं मिल गई? प्रीशा तुझे ये किताब तेरे को तूने मंगाई थी या नहीं मंगाई थी? किसने मंगाई थी? अच्छा उसने मंगाई थी, तुषा ने। किसने? तुषा, तुषा अग्रवाल। अच्छा ओके ठीक जो है। श्री वेंकटेश्वरा में है। हाँ हाँ वो हो गया ये सवाल? हाँ जी गुप्ता जी हो गया। अब ये है अब इसमें लगेगी देसी जुगाड़ पूरी मजेदार। कौन सा सवाल था वो? आ जाओ कैलकुलेट, ये मैं कराऊंगा आपको। करंट रेशो देखो मेरे पास इतनी जगह है। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और दूर दूर तक देखो आपको इस इंफॉर्मेशन में कहीं दूर दूर तक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी, नहीं दे रखी ना युक्ति। चले शुरू करें। अब हम क्या बना रहे हैं? अपनी देसी बैलेंस शीट। पेपर में मत लिख देना देसी बैलेंस शीट। एक बार क्या हुआ, तुम्हारे स्कूल का बच्चा रचित डोगरा, वो पेपर में देसी बैलेंस शीट ही लिखाया। हाँ जी क्यों नहीं याद होगी मेरे को? तो जो मेरा सबसे पहली स्टूडेंट पढ़ी थी उसका नाम सीमा अवल था, मुझे उसका नाम भी याद है। उसकी लड़की को मैं फिर पढ़ा रहा हूँ, माँ को भी पढ़ाया और बेटी को भी पढ़ाया। मेरी फर्स्ट अकाउंट्स की स्टूडेंट थी वो। मैं 49 ईयर ओल्ड। भाई लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है ना। है? क्या कर रहा है? बेटी कैसी है? अच्छा मैं क्या कह रहा, बेटी कैसी है? किसकी एज? उसकी एज। पिछले साल उसने 12th पास करी है, अब तू लगा ले। हैं? 1 साल बड़ी है। आ जाओ, ये तुम्हारा कसूर नहीं है बेटा, ये तुम्हारी उम्र का कसूर है। ये बाल तभी तो गाना बनाया पुराने जमाने में, बाली उम्र ने मेरा हाल वो किया, है कि नहीं है? ये तुम्हारे लिए एप्लीकेबल हुआ ये। आइए अब तुम कहोगे सर बाली उम्र क्या होती है? ये आ गई, ये लिख ली देसी। NCA NCI CA नॉन करंट एसेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एलओ तो हम बाद में भी लिख लेंगे होगा तो। इधर आइए, मेरे को क्या दे रखा है लिख दूं यहां पर। बेटा ईशा तरह ध्यान से देखियो, जहां गलती हो बताइयो। SHF लिख दिया। टोटल एसेट ये वाला टोटल मिल गया मेरे को। टोटल एसेट 16 लाख यहां लिख दिया। और आपको पता है अगर टोटल एसेट 16 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी 16 लाख होनी चाहिए। लो मैंने यहां पर क्या लिखा,
कौन सा रंग लूं, ये ले लेता हूं। नहीं नहीं, पिंक तो मैं कभी जब मैं आई लव पिंक बोलता हूं तभी लिखता हूं। ये आ गया 16 लाख, राइट जी। अब आ जाओ, ये भी हो गया। एनसीआई कितनी है, 150 एनसीआई है। ये भी हो गया। एनसीएल कितनी है, 1.5 लाख है। सॉरी एनसीएल, हाँ 1.5 लाख है। एनसीए कितनी है, 8.5 लाख है। गुप्ता जी अब बताओ, देसी जुगाड़ से आपको पता है लायबिलिटी का इस साइड का टोटल बराबर होता है। तो अगर मैं 16 लाख में से 13,50,000 माइनस कर दूं तो यहां एक बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। कितना, 2.5 लाख लिख दूं तो कोई दिक्कत? नीचे की टांग मिल गई मुर्गे की। दूसरा देख, 16 लाख में से अगर 10 लाख माइनस कर दूं 6 लाख। बता जुगाड़ ज्यादा बढ़िया है या फार्मूले रट्टे मारने ज्यादा बढ़िया है? जुगाड़। अच्छा ओहो, देखो मैं गलती कर गया, नहीं कर गया? अभी तो मैंने करंट एसेट निकाली है ना बेटा। हाँ अभी सर, तो मैंने उसमें करंट एसेट निकाली है, तो मैंने 70,000 फार्मूला माइनस यूज ही भी नहीं करा। करना है। हाँ गलती करे थे, अच्छा किया संभाल लिया, गिरते हुए संभाल दिया आपने। ये हुई ना बात की टीचर की गलती स्टूडेंट ने पकड़ ली, तूने कही मैंने मानी, नानक बोला दोनों ज्ञानी। आइए, जैसे मैं यहाँ करंट एसेट लिखूंगा 6 लाख, मेरे सिर में खुजली हो जाएगी कि क्या मुझे डेटर या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या वो तो नहीं कहीं दे रखा। तो यहाँ देखो नीचे करंट एसेट में कह रहा है इन्वेंट्री में 40,000 रुपए के लूज टूल से और 30,000 रुपए के लूज स्टेयर स्पेयर थे। तो मैं 70 माइनस कर दूं, मैं 70 माइनस कर दूं तो 6 लाख माइनस 70,000। और करंट लायबिलिटी में देखूं, करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं है, 2.5 लाख। प्रीशा बंसल समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अरे रुक तो जा मेरी बहन। 2.12:1 2.12:1 चेक कर लेते हैं आंसर। हो गया? देख जितनी देर में हम अगर मान लें नकल से भी करते ना, नकल से पहले अकल चल गई कि नहीं चल गई? और कोई हमें टीचर बच्चा दिखाता भी बेटे नकल मार ले, नकल से जल्दी तो अकल चल गई। आंसर देखो आ गया कि नहीं आ गया? 2.12:1। बताओ कोई दिक्कत? आइए जरा अब जरा ये वाला सवाल करते हैं अब। कैलकुलेट करंट रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। कंपनी परचेज स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ ₹80,000 ऑन क्रेडिट। शो हाउ परचेज ऑफ स्टॉक विल इफेक्ट द करंट रेशियो। कि अगर आपने ये ट्रांजेक्शन करी तो आपकी करंट रेशियो पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं तनिष चावला के चांटा मार दूं तो उसकी गाल लाल होगी, काली होगी, या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? हैं जी? तो यही प्रभाव बताना है, इफेक्ट बताना है। तो आप ये देखिए, आप पहले ये देखिए कि पहले आपकी करंट की पोजीशन क्या थी। पहले करंट की पोजीशन आपने उससे क्या पूछा है? शो हाउ द परचेज ऑफ स्टॉक अफेक्ट द करंट रेशियो। इफेक्ट तो तब बताओगे ना जब पहले वाली रेशियो निकालोगे। तो प्रेजेंट वाली क्या थी? प्रेजेंट सिचुएशन में क्या थी? ये क्या हो गया? ये लैग क्यों कर रहा है? अभी चेक करते हैं प्रेजेंट में सिचुएशन क्या थी। मुझे प्रेजेंट की सिचुएशन बताओ, प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है? रेशो प्रेजेंट की सिचुएशन क्या थी? 2 पॉइंट, ये प्रेजेंट की पोजीशन थी, ये प्रेजेंट की पोजीशन थी प्रीशा। ख्वाहिश ये प्रेजेंट की पोजीशन थी कि नहीं थी? यस सर। अब हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं। अब आपने ये ट्रांजैक्शन करी, स्टॉक गुड्स करा किस पे? क्रेडिट पे। क्रेडिट पे अगर गुड्स परचेज करोगे, पहली बात तो अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी आपने 12वीं में, सॉरी 11वीं में। बिजनेस के पास क्या आ गया? गुड्स आ गया। गुड्स आपका करंट एसेट्स का पार्ट होता है। तो बताइए ऊपर ऐड कर दूं इसे?
बेटा गुड्स ऐड होगा ना, क्यों होगा, नीचे भी तो ऐड होगा, लायबिलिटी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं। अबे भाई कौन सा बनिया है, तू माल भी ले लेगा, पैसे भी मतलब घटा देगा, तू कहेगा माल भी दे जा और पैसे भी नहीं दे रहा। कितना हो जाएगा ऊपर, 80,000 डिवाइड बाई कितना आ गया, 430 डिवाइड बाई 230, रेशो क्या आ गई 1 बताओ। परचेज करने के बाद आपकी रेशो रिड्यूस हो गई ना, आपकी रेशो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। आपकी रेशो 2.31 से गिरकर हो गई 1.9:1। इज इट क्लियर, समझ में आ गया, अंश समझ में आ गया, सानवी समझ में आ गया? यस सर। आगे चलो, देखो बिफोर परचेज आ गई कि नहीं आ गई, ये 1.87 आ रही है यार, 430 डिवाइड बाई 230। यस सर 1.8 आ रही है। ये वाला सवाल तो हो जाएगा आराम से। इलस्ट्रेशन नंबर 9, करंट रेशो, करंट लायबिलिटी, करंट रेशो आपकी थी 1.8:1। आफ्टरवर्ड कंपनी पे 32,000 टू ए क्रेडिटर, कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर द पेमेंट टू क्रेडिटर। तो पहले प्रेजेंट की निकाल लें, प्रेजेंट की पहले आपको क्या रेशो देखिए, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन लायबिलिटी। एक मिनट यार, एक काम करते हैं, इसको दोबारा से चालू करते हैं यार। ठीक है, आ गया। ये बताओ हमारी करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। ईशा मुझे करंट रेशो क्या रखी थी 1.8:1। पहले मैं प्रेजेंट की पोजीशन निकाल लूं, मुझे करंट लायबिलिटी कितनी देर की थी 2,40,000। तो यहां से प्रेजेंट की करंट रेशो, करंट एसेट निकल आएगी, निकलेगी निकलेगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताओ करंट एसेट कितनी आ रही है, 4,32,000। करंट एसेट्स आ रही है 4,30,000। ये प्रेजेंट पोजीशन है, ये प्रेजेंट पोजीशन है जिज्ञासु सलोनी, प्रेजेंट पोजीशन है। उसके बाद आपने क्या पंगे ले लिए, कंपनी को 32,000 रुपये क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। तो प्रेजेंट पोजीशन क्या थी हमारी, ये लो 432, ये आफ्टर वाली बात कर रहा हूं मैं अब, 432 डिवाइड बाई 240। अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो 32,000 रुपये कैश या बैंक कम हो जाएगा, इट्स द पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स। ऊपर से 32 कम हो गए, नीचे से भी कम, नीचे से भी 32 कम हो गए। तो बताओ आफ्टरवर्ड क्या रेशो बनी, बताओ आफ्टरवर्ड क्या रेशो बनी, 1.9:1। ये आ गया 4 लाख। संभव गुप्ता समझ आ गया, और वो 208,000 बताओ कितनी आ गई, 1.9:1। वेरी गुड। गानिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो आपकी रेशो पहले से क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। आपकी रेशो पहले से क्या हो गई, इंप्रूव हो गई, चाहे स्लाइटली इंप्रूव हुई है, इंप्रूव तो हुई है। हार्दिक अग्रवाल जी समझ आ गया कि नहीं आ गया? सानवी? यस सर। चलिए आगे, ये वाला क्वेश्चन अब अगली क्लास में करके देखना आप। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10 और इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो आज के सबसे हॉट क्वेश्चंस हैं। द करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी इज 3 लाख एंड करंट लायबिलिटी इज 2 लाख। इस टाइम जो पोजीशन है वो 1.5:1 की है। मैं सवाल को समझाता हूं। द रेशियो ऑफ द करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी इज 3 लाख 2 लाख, दैट इज 1.5:1। सलोनी समझ में आ रहा है? द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टिंग टू मेंटेन करंट रेशियो, वो चाहता है कि मेरी करंट रेशियो 2:1 की बन जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? अब छोटा अकाउंटेंट बड़े अकाउंटेंट के पास जाता है, कह रहा सर सवेरे मैनेजमेंट की मीटिंग है,
अरे हाँ यार, डायरेक्टर की मीटिंग है सर, हमारी रेशो जो आ रही है वो 1.5:1 आ रही है और हमें सवेरे आइडल रेशो दिखानी है, हमें आइडल रेशो दिखानी है। तो बड़ा अकाउंटेंट कहता है एक काम कर भाई, क्रेडिटर के नाम चेक इशू कर दे। कह रहे ना बाय पेइंग ए पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, भाई करंट लायबिलिटी की पेमेंट के लिए चेक इशू कर दे। अब वो अकाउंटेंट खड़ा है ऐसे, क्यों खड़ा है तू? सर आपने बोला क्रेडिटर की पेमेंट कर दो। कितना का चेक बनाऊं यार, तू ये भी नहीं निकाल सकता? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हो, मैं नहीं हूं। आपको 1.5 लाख मिलता है, मुझे 25,000 मिलता है, जितने पैसे मिल रहे हैं उतना ही काम करूंगा, बता दो कितने का चेक। ओहो कहाँ पल्ले पड़ गया मेरे ये। आइए अब मैं उसको निकाल के दिखाऊंगा, अब यही काम मुझे करना है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी टू बी पेड सो दैट करंट रेशियो लेवल 2:1 की बन जाए। मैं तेरा बन जाऊंगा, ये था ना वो कृष्ण, कौन सा गाना था किसका, कबीर सिंह का गाना क्या था, क्या था यार वो गाना, यही था, चलो याद आएगा मुझे। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं 2:1 की बन जाऊं, मैं तेरा बन जाऊं, मैं 2:1 का बन जाऊं। तो देखिए पहले आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या थी, 3 लाख बटा 2 लाख। इसको करता हूं तो ये 1.5:1 बनती है कि नहीं बनती? पर मैं कितना बनना चाहता हूं, 2:1 बनना चाहता हूं। तो जो डिजायर बनना चाहता हूं वो उसके सामने लिख दूंगा। देखो जैसे अगर आज लड़कों में कम होता है कंपटीशन, लड़कियों में ज्यादा होता है। अगर कोई लड़की कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है और दूसरी लड़की उसकी तरह बनना चाहती है तो शीशे में जाके अपने आप को देखेगी कि मैं कहां से आईब्रो बनाऊं, कहां से अपने बालों को ठीक करूं कि मैं उसकी जैसी बन जाऊं। तो तू सामने, उसके सामने खड़ा हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शीशे के सामने खड़ा होगा कि नहीं होगा? और उसकी फोटो के सामने अपनी फोटो शीशे में रखेगा, तभी तो देखेगा कि मैं उसकी तरह कैसे बन सकता हूं। अब जैसे मैं गंजा हूं और अगर मैं रवि सर के सामने खड़ा होकर देखूं, यार उनके तो बहुत सारे बाल हैं, भाई मैं अपने पर भी तो एग्जांपल दे रहा हूं ना। तो मैं रवि सर की फोटो सामने रखूंगा और शीशे के सामने खड़ा हो जाऊंगा कि मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कैसे करूं कि मैं उनकी तरह स्मार्ट बन जाऊं। क्यों प्रीशा, सही बात है कि नहीं है? तो मैं डिजायर रेशो क्या चाहता हूं, लो मैं बन गई, लो मैं गदर फिल्म की तरह ले बन गई सिखनी, ले मैं बनाती सिखनी, बन गई 2:1। अब मांग में सिंदूर तो भरना है, वो कितना भरना है? अब आजा, लाइबिलिटी पे करेगा तू, तेरे को मालूम में क्या बोला है कि करंट लाइबिलिटी को पे कर दे। अगर करंट लाइबिलिटी को पे करेगा तो ऊपर कैश कम हो जाएगा, और करंट लाइबिलिटी को पे करेगा तो नीचे करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। यही अमाउंट तो निकालना था, उसे मान लो एक्स। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, निकालो एक्स की वैल्यू। सर आ गई 1 लाख। मेरा सवाल समझाने का तरीका समझ आ गया कि नहीं आ गया? जो भी चीज मैं डिजायर चाहता हूं फ्रंट में रखूंगा। कोई भी चीज अगर मेरे को डिजायर चाहिए तो मैं फ्रंट में रखूंगा। मैंने फ्रंट में रखा, एग्जिस्टिंग पोजीशन के फ्रंट में रख लिया, और जो मुझे डिसीजन लेना था उस हिसाब से मैंने डिसीजन ले लिया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख हो गई। तो अब ये बताओ, अगर 1 लाख हो गई तो मेरी करंट रेशो क्या हो जाएगी, करंट एसेट क्या हो जाएगी आफ्टर दिस, और करंट रेशो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? 2:1 की बन गई कि नहीं बन गई? मैं तेरा बन जाऊंगा, बन गई, बन गया मैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। क्रिश, मैं सानवी, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आइए, अब आजकल इन सवालों का फैशन बहुत ज्यादा है। आजकल एग्जामिनर के ये वाले जो सवाल हैं 1 मार्कर के अंदर बड़े हॉट केक आइटम है। ये एग्जाम्पल वही हमने कर लिया है, कैसे करना है मैं आपको करना सिखाऊंगा। आपको बोला गया है कंपनी की करंट रेशो इस टाइम 2:1 की थी। स्टेट द गिवन रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी या नोट चेंज होगी। वही वाली बात है, तनिष चावला के चांटा पड़ा, इसके गाल लाल होंगे, नहीं होंगे, या काले हो जाएंगे। यही एग्जाम्पल था हमारा, और यही एग्जाम्पल पूरी रेशो में तनिष चावला के चांटे पड़ते रहेंगे। आइए, मेरी करंट रेशो है 2:1। इन सवालों को करने का तरीका बताता हूं कैसे करना होता है। आपको रेशो 2:1 दे रखी है, यानी कि कोई भी फिगर उठाइए 2:1 में,
कोई भी फिगर उठाइए, 2:1 का मतलब होता है करंट एसेट्स है 2 और करंट लायबिलिटी है 1, राइट। आप पहले प्रेजेंट देखिए, आपको मैंने बोला आप एक सिचुएशन उठाइए, आपको रेशियो 2:1 की दे रखी है, आप एक प्रेजेंट कोई भी फिगर उठा लीजिए जो कि 2:1 की रेशियो में हो। मैं उठा लेता हूं, अबे इतनी ज्यादा 2:1 में 2 लाख बटा 1 लाख ले लेना, बन गई कि नहीं बन गई? सिंपलीफाई करना। ऐसे तो मैं 10 लाख बटा 5 लाख ले लूं, वो भी 2:1 बनेगी। मुझे तो उसी प्रपोर्शन में रखना है। और मुझे क्या बोला गया? रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। अब आप देखो, जब आप रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी करते हो तो अपनी जर्नल एंट्री क्या बनाते हो? क्रेडिटर टू बैंक। जर्नल एंट्री बनाते हो क्रेडिटर टू, क्रेडिटर किसका पार्ट है? करंट लायबिलिटी का। तो बताओ, अगर मैंने 50,000 पे करी तो नीचे से 50,000 कम हो गए और ऊपर से भी कैश कम हो गया 50,000, क्योंकि बिकॉज कैश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स। आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन योर न्यू करंट एसेट्स इज 1,50,000 एंड द करंट लायबिलिटी इज 50। नाउ रेशियो इज 3:1। तो ये आपकी रेशियो, आपको जो वर्ड लिखा गया है आपको वही लिखना है। इम्प्रूव। रेशियो क्या हो जाएगी? इंप्रूव। रेशियो क्या हो जाएगी? इंप्रूव। और रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी बोथ आर रिड्यूस। बिना तुक्के से मत करना, रफ में पहले ये बना लेना। ये चीज आपको पेपर में दिखाने की जरूरत नहीं है, ये रफ में दिखा देना। दिखा दोगे दिक्कत नहीं, पर साइड में बना लेना ना। मेन वो आंसर आपका ये चेक करेगा, इंप्रूव, टिक 1 नंबर। वो आगे की कहानी भी नहीं पड़ेगा। हो सकता है एमसीक्यू में दे दे इंप्रूव, वहां पे तो फर्स्ट का ए लिखना है इंप्रूव, डिक्रीज नो चेंज। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अगली चीज देखो, ये वाली बताओ समझ आ गई कि नहीं आ गई? रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। अब देखो फटाफट सवाल होगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट मैंने बनाया 2 लाख बटा 1 लाख। जब मैंने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए, अब ये तो लिखा नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, तो ये माना जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म है। तो ऊपर गुड्स बढ़ गए 50 के, नीचे लायबिलिटी बढ़ गई 50 की। आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन योर न्यू करंट एसेट इज 250 डिवाइड बाई 160। अरे 1 लाख ठीक है ये, हाँ 1, तो क्या हो गई? 25 बटा 25, 5 दिया 15। आपकी रेशो क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। मेरी बात प्रीशा समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस। सानवी, क्रिश, Yes, गान्या, यस सर। समझ आ गई? Yes, sir. अगली देखो, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 7,000, बुक वैल्यू 8,000। जब आपने सेल इक्विपमेंट भरा तो आपकी नॉन करंट एसेट गई, पर और आप कहोगे सर इसमें 8,000 की चीज आपने 7,000, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये तो गया कैपिटल में। आपके पास क्या आया? बेचने पे कैश आ गया कि नहीं आ गया? देख, या तो कैश आएगा या डेटर आएंगे। उधार बेचोगे तो डेटर आएंगे, ठीक है। यहां उधार तो लिखा नहीं तो मानेंगे कैश आ गया। कैश किसका पार्ट है? करंट एसेट का। न्यूमिनेटर हाई हो गया, डिनोमिनेटर अनचेंज रह गया, तो इंप्रूव हो गई कि नहीं हो गई? हो गया, ये इंप्रूव हो गया। प्रीशा बंसल समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अरे गुरुजी ऑफिस इक्विपमेंट बेचा है आपने, नॉन करंट एसेट बेची है आपने गुड्स नहीं बेचा। यहां सलोनी समझ आ गया? अगला देखो, सेल ऑफ गुड्स 15,000, कॉस्ट 14,000, राइट। आपने क्या करना है? 14,000 रुपए का। अब यहां पर आ जाओ, 15,000 प्लस 15,000, 1,000 2 लाख। इधर आ सर्वर, तेरी वाली बात आ गई, 1 लाख। तूने 14,000 का माल 15 में बेचा, गुड्स में से कितना माइनस हो गया? 14,000। डेटर या कैश, कैश में कितना ऐड हो गया? नीचे कोई चेंज नहीं हुआ, तो रेशो स्लाइडली क्या हो गई? इंप्रूव हो गई, बिकॉज करंट एसेट्स आर इंक्रीज बट करंट लायबिलिटी आर अनचेंज। समझ आ गई? बताइए, मेरी बात समझ आ गई दृष्टि? अब यहां पर जो मुद्दे की बात है वो बताऊंगा, जहां पे सबसे ज्यादा आपको दिक्कत आती है।
और आपकी करंट रेशो जो थी वो 2:1 की थी। ये है मेन। दूसरा, ये दो लास्ट है आज की, ये उसके बाद क्लास ओवर करूंगा मैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, 50,000 के डिबेंचर मैंने रिडीम करे। याद होगा मैंने परसों ही क्लास में आपको एक बोला था कि जब डिबेंचर रिडीम होते हैं तो वो मैच्योर हो जाते हैं। उससे पहले वाली जो बैलेंस शीट बनी होगी, इस साल हमने डिबेंचर रिडीम करे हैं, तो इस बात की नॉलेज पिछले साल थी कि नहीं थी कि हमारे अगले साल डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं? तो बताइए, जब मैंने लास्ट बैलेंस शीट बनाई होगी तो डिबेंचर की जो कैटेगरी नॉन करंट से करंट में ले ली होगी, नहीं ले ली होगी? इसका मतलब जब मैंने डिबेंचर की रिडेम्पशन की पेमेंट करी तो वो नॉन करंट लायबिलिटी की पेमेंट नहीं हुई, वो किसकी लायबिलिटी की पेमेंट हुई? करंट लायबिलिटी। और उसमें वो कहां पे दिखाया जाता है? शॉर्ट टर्म बोरिंग में। याद है प्रीशा, बोला था मैंने अवनी? यस सर। समझ आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पेपर में आता ही आता है। इसका मतलब रिडेम्पशन डिबेंचर का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। तो जो अगर मैंने यहां पे लिखा 2 लाख बटा में 1 लाख, जब मैंने रीपेमेंट करी तो ऊपर से बैंक कम हो गया, बैंक इज द पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स। और नीचे आप कहोगे सर डिबेंचर तो एलटीवी होता है, पर जब डिबेंचर में ये वाला तब वाला केस है जब मैच्योरिटी के टाइम पे डिबेंचर बिफोर मैच्योरिटी भी रिडीम हो सकते हैं, उस केस में चेंज नहीं होगा। उसके बारे में अभी हाईली स्टडी करेंगे। पहले सिंपल हम ये मान रहे हैं कि जिस दिन डिबेंचर जिस टाइम रिडीम हुए हैं उन मैच्योरिटी डेट पे हुए हैं, राइट प्रीशा? इसके बारे में अगली बार क्लास में डिस्कस करूंगा कि यहाँ जो डिबेंचर रिडीम कर रहा हूं, जो उसकी मैच्योरिटी की डेट थी उस टाइम ही कर रहा हूं मैं। तो जब उस टाइम करूंगा तो वो मेरी करंट लायबिलिटी पिछली जो बैलेंस शीट बनाई होगी उसमें करंट लायबिलिटी बन गई होगी कि नहीं बन गई होगी? तो ये बताइए, यहां से 50 कम हुए तो यहां से ही 50 कम हो गए। 1.5 लाख डिवाइड बाई 50,000, रेशो क्या हो गई? 3:1 क्या हो गई? इंप्रूव हो गई। अब आ जाओ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पहले कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है उसके ये तो नहीं कि 1 साल तक डिविडेंड पे ही नहीं करती, उससे वो डिविडेंड एज पर द कंपनी एक्ट डिविडेंड पे करना होता है। तो इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई? प्रीशा बंसल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो मेरी एग्जिस्टिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड से भी क्या होगा? मान लो मैंने पेमेंट ऑफ डिविडेंड किया 20,000 रुपये और मेरी एग्जिस्टिंग करंट रेशो थी 2:1, तो मेरा क्या आ जाएगा? 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख। ऊपर से 20 कम हो गया, नीचे से 20 कम हो गया, क्योंकि डिविडेंड पेबल पहले डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसकी मैं एंट्री बता देता हूँ। इसकी एंट्री 1 लिख ले। ये क्या बनेगी? डिविडेंड जब डिक्लेयर होगा तो क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिविडेंड पेबल, राइट? और जब डिविडेंड पे होगा तो एंट्री क्या बनेगी? डिविडेंड पेबल टू बैंक। अब जब तूने डिविडेंड पेबल बनाया होगा तो ये करंट लायबिलिटी बनाया होगा नहीं बनाया होगा? करंट लायबिलिटी में तूने अदर करंट लायबिलिटी में लिखा होगा नहीं लिखा होगा डिविडेंड पेबल? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? प्रीशा बंसल मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। तो नीचे क्या हो गया? 1,80,000। नीचे क्या हो गया? 180। 2 × 18, 2 चौके 8। 2:1 से 2.1 हो गई। इंप्रूव हो गई कि नहीं हो गई? तो आज आपकी करंट रेशो खत्म हो गई, अच्छे से खत्म हो गई। अब बेटा प्रैक्टिस कर लेना इसकी। अगली क्लास में मैं आपको लिक्विड रेशो कराऊंगा। अब आपके पास टाइम है, कल की क्लास नहीं लूंगा। परसों फिर 1 बजे आएंगे हम, परसों फिर 1 बजे मिलेंगे, राइट? हाँ 1 2 3 होगी, शाम को थोड़ी ना होगी यार। थैंक यू सर। परसों क्या है? ट्यूसडे है ना? 1 2 3 होगी बेटा वो, और वेडनेसडे भी होगी दशहरे वाले दिन। बोल दिया मैंने आपको। ठीक है बेटा, यही क्लास ओवर करता हूँ फिर मैं। थैंक यू सर। क्या कह रहे हो बेटा?